देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे, क्लास कर रहे होंगे भरपूर और 2022 परीक्षा की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है वह है चैप्टर करवक, जो कि जिसका हम कवि परिचय देखने वाले हैं, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1492 ईस्वी में और इनका निधन जो हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था। और करवक जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। आप लोग याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी और उनका कवि परिचय। और इस पाठ का, करवक पाठ का टोटल संसारण हम देखने वाले हैं, जो कि आपका संसारण से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा और इस कवि परिचय से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। 5 + 5 = 10। ठीक है, तो 10 नंबर आपके फिक्स हो जाने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए, इस क्लास को आपसे मिस मत कीजिएगा, क्लास को भरपूर इंजॉय से करते रहिएगा। और अभी तक आप लोग पानी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आप सभी एक गिलास पानी लेकर बैठ जाइए, बगल में पानी रखिएगा। और यहाँ से चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो कवि परिचय है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा यह करवक चैप्टर लिखा गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में और निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ से? मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। क्या माने जाते थे? मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। जैसी जाति के मुसलमान होते हुए भी साहित्य में सुर और तुलसीदास के समान ही महत्व रखते थे। जो जैसी जो है वे कास्ट के मुसलमान थे, मुसलमान जाति के होते हुए भी उन्होंने सुर और तुलसी के समान ही महत्व रखे, बहुत ज़्यादा उनका महत्व रखते थे। और इसका, सुर का और तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे, वह मुसलमान होने के बावजूद। कौन मुसलमान थे? कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि करवक चैप्टर के लेखक है। वे मुसलमान होते हुए भी वे तुलसी और सुर का बहुत महत्व रखते थे। इसका कारण जैसे कि भारतीय संस्कृति में निष्ठा, क्या? जैसे कि भारतीय संस्कृति में निष्ठा थी, निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था एवं हिंदू मुसलमान संस्कृति के समन्वय पर बल देना। हिंदू मुसलमान संस्कृति के समन्वय पर बल देना था। उनका जन्म रायबरेली जिले के जायस नामक ग्राम सन 1492 ईस्वी में हुआ था। उनका जो जन्म है वे रायबरेली जिले के जायस नामक ग्राम सन 1492 ईस्वी में हुआ था, इसलिए वे जैसी नाम से प्रसिद्ध है। उनका जो गांव का नाम है यहाँ पे जायस, तो उसी जायस, रायबरेली जिले के जायस गांव में उनका जन्म हुआ था, नामक ग्राम में, इसीलिए उनका जैसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। चेचक के प्रकोप ने जैसी जो थे करवक चैप्टर के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, उन पर चेचक का प्रकोप था। ठीक है, चेचक उनको हो गया था, जिसके कारण वह चेचक के कारण वे क्रूप लग रहे थे। उनका शक्ल थोड़ी सी बिगड़ गई थी, क्योंकि अगर किसी को भी कोई बीमारी हो जाती है तो उससे तो कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जो कि उतना झेलते हुए भी इतना चीज किए हुए हैं। तो उनकी क्रूरता को देखकर दिल्ली का पठान बादशाह हंस पड़ा था। उनकी जो क्रूरता हो गया था, जो हो गए थे वो मलिक मोहम्मद जैसी, वो अपने चेचक बीमारी के कारण उनको देखकर जो दिल्ली के बादशाह थे पठान, वे हंस पड़े थे। तब जैसी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, जैसी ने क्या कहा संबोधित करते हुए, इसको सुनिएगा। तो क्या हुआ था पहले देखिए। उनकी क्रूरता को देखकर, किनकी क्रूरता को? मलिक मोहम्मद जैसी की क्रूरता को देखकर दिल्ली का पठान बादशाह हंस पड़े थे। और तब जैसी ने उसको संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? मोही का हंसित की हंसित कोढ़ियाई, मोही का हंसित कोहरिया। मतलब कि इसका अर्थ जो है, मुझ पर क्या हंसते हो, मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो। मलिक मोहम्मद का जो जवाब है कितना सुंदर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मुझ पर क्या हंसते हो, वो मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो। जैसी ऊंचे कोटि के विद्वान थे, मतलब उनका कहने का मतलब यह था, मुझ पर क्या हंसते हो, जैसा ऊपर वाले कुम्हार ने हमको बनाया है, जैसा उन्होंने हमको आकार दिया है, मैं तो वैसा ही हूँ। अगर हंसना है तो उन पर हंसो, मुझ पर क्या हंस रहे हो। ये जैसी जी की उच्च विद्वान थे जैसी जी। इस
विद्वानता का कारण उनका बहुश्रुत होना था। बहुश्रुत जो थे उनका उनका जो दिल से वे बहुत नरम दिल के थे, बहुश्रुत थे होना था। वे जैसी विद्वान वेदांत एवं हठयोग में निपुण थे। ठीक है, विद्वान एवं हठ योग में निपुण थे। उनकी रचनाओं को देखने से विदित होती है कि जैसी के ऊपर तत्कालीन मत मंत्रों का भी प्रभाव था। तत्कालीन मंत्र मंत्रों का भी प्रभाव था। उनकी जो रचनाएं हैं उनको देखते हुए तत्कालीन मंत्र मंत्रों का भी प्रभाव था। अमेठी ने राजा के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। अमेठी के जो राजा थे उनके दरबार में मलिक मोहम्मद जैसी जी का बड़ा सम्मान था। उनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु जो है 1542 ईस्वी में हुई थी और 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था, जो कि रायबरेली जिले के जायस नामक गांव में हुआ था। चलिए उनकी देखते हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि यहाँ पे तीन प्रमुख उनकी जो रचनाएं हैं उनकी क्या है। मलिक मोहम्मद जैसी की तीन प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी की कितनी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी की तीन प्रमुख रचनाएं हैं जो कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, जो कि यह तीन जो है रचनाएं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं में से। चलिए आगे देखते हैं, कुछ विशेषताएं हैं उनका। यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन समझ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। काव्यगत विशेषताएं जैसे कि काव्य में भावछप एवं काल्पछप दोनों का सफल निर्वहन है। उनके काव्य का मुख्य रस श्रृंगार है। क्या है उनके काव्य का मुख्य रस? क्या है? तो उनके काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। उनकी याद रखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य का मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस कवि मलिक मोहम्मद जैसी का श्रृंगार रस है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का अद्भुत चित्रण किया है। जो मलिक मोहम्मद जैसी है उन्होंने श्रृंगार रस का दोनों पक्षों का अद्भुत चित्रण किया है। और जैसी यहाँ पे आपको है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जैसी संयोग श्रृंगार के चित्रण की अपेक्षा वियोग श्रृंगार के चित्रण में अधिक सफल रहे हैं। उसके बाद है नागमती का विरह वर्णन बड़ा ही अद्भुत है। उनके विरह में व्यापकता, मार्मिकता तथा गंभीरता का उत्कृष्ट वर्णन है। प्रेम मार्गी सखा में प्रेम की पीड़ा को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसी ने उसी पीड़ा का वर्णन नागवती के विवरण वर्णन के माध्यम से किया है। किससे किया है? जैसी ने उसी पीड़ा का वर्णन नागवती के विरह वर्णन के माध्यम से किया है। श्रृंगार आपका यहाँ पे है, श्रृंगार रस के साथ साथ करुण रस। क्या है? श्रृंगार रस के साथ साथ कौन सा रस? करुण रस। ठीक है, करुण रस, वात्सल्य रस, भयानक रस एवं अद्भुत रस आदि का प्रसंक्रानुकूल चित्रण है। ठीक है, इसमें आपको 2-3 रस बताई गई है जो कि आपका क्या है, करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, भयानक रस एंड अद्भुत रस का प्रसंकरण अनुकूल चित्रण किया गया है। और इस पाठ का जो संचारण है, इस संसारण को हम देखते हैं। संसारण को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि इससे आपको 5 नंबर फिक्स होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो हम चरित्र वर्णन दिए हैं उस बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा और उसको एंजॉय पूर्वक किए होंगे। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, आपकी जो क्लास है यहाँ से संसारण का स्टार्ट करते हैं। तो किस पाठ का संसारण है? करवक पाठ का संसारण है। करवक पाठ के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी करवक पाठ के लेखक है। और जो आपका प्रश्न यहाँ से जो संसारण है पाठ का मेरे द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो क्या है यहाँ प्रस्तुत दोनों करवक मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? यहाँ प्रस्तुत दोनों करवक मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिए गए हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्धृत प्रथम करवक में कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना की गई है। इसमें से कवि एक विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीन और एक आंख से अंधेपन को प्राकृतिक दुर्घटनाओं द्वारा महिमा मंडली करते हुए रूप को
गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। देखिएगा आपको क्या है, यहाँ तक आपको समझना है, ठीक है। मेरे द्वारा चयन किया गया है, हम इसको चयन कर लाए हैं, ठीक है, कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो क्या हमने बताया आपको, यहाँ से देखिएगा, ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ प्रस्तुत दोनों करवक मल्लिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत में क्रमशः, आपको इतना लिखना है, क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिखा गया है, ठीक है, आपको इतना लिखना है। यहाँ प्रस्तुत दोनों करवक मल्लिक मोहम्मद जैसी महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। प्रारंभिक स्तुति खंड के उद्गृत प्रथम करवक में कवि और काव्य विशेषताएं निरूपित, क्या कवि और काव्य विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना की गई है, अद्वैत की व्यंजना की गई है। इनमें कवि एक विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता, क्या विनम्र स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन को प्राकृतिक दृश्य घटनाओं द्वारा महिमा मंडित करते हुए रूप को गौण तथा गुण को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। क्या किए हैं, जो हमारे मलिक मोहम्मद जैसी है वे अपनी जो स्वाभिमान विनम्रता से अपनी क्रूरता को, अपनी रूपहीनता को, अंधेपन को उन्हें दूर करते हुए और मौन को दूर करते हुए अपने रूप को नहीं गुण को महत्व बताते हुए अपना ध्यान आकर्षित किए हुए हैं वो अपने तरफ, जो कि सही भी है, क्योंकि रूप का नहीं गुण का पूजा होता है। तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है कि रूप का नहीं गुण का पूजा कर, रूप का नहीं गुण का महत्व करते हुए यहाँ पे उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए हैं। कवि ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उसके इन्हीं गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सकी। द्वितीत करवक उपसंग्रह खंड से उद्गृत है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा दृष्टि का वर्णन है। क्या है, उसकी कथा दृष्टि का वर्णन है। वे बताते हैं कि उन्होंने इसे गाढ़ी प्रति के नयन जल में भिगोई हुई रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। इसी क्रम में वे आगे आते हैं कि अब न वह राजा रतन सेन और न वह रूपवती की रानी पद्मावती है, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है। क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या है कि द्वितीत करवक उपसंग्रह खंड उद्गृत है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन किया गया है। ठीक है, कवि द्वारा उनकी काव्य और उनकी सृष्टि का वर्णन किया गया है। वे बताते हैं कि उन्होंने इसे गाढ़ी प्रति के नयन, क्या गाढ़ी प्रति के नयन जल में भिगोई हुई रक्त की लेई लगाकर उसे जोड़ा है। ठीक है, रक्त की लेई लगाकर उसे जोड़ा है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि अब न वह राजा रतसेन है और न वह रूपमती रानी पद्मावती है, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है। इसमें से किसी के न होने पर भी उनके यश के रूप में कहानी शेष रह गई है। फूल झगड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। क्या हो जाती है, फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है, खुशबू कभी नहीं मरती है। और कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक दिन उसके न रहने पर उसकी आकर्षित सुगंधता की तरह पीछे रह जाएगी। इस कहानी का पाठक उसे दो शब्दों में याद करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रेम की आत्मविश्वास उत्तयन सामर्थ्य की बहुमूल्य है। ठीक है, और कविता का भावार्थ जो है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए, कहाँ तक था इसको आप समझ लीजिए। देखिए नहीं समझ लीजिए, कवि का संसारण जो है, संसारण का मतलब क्या है, संसार का मतलब आपको कवि के बारे में संक्षेप में देना है। ठीक है, कवि के बारे में संक्षेप में देना है, लिखना है। तो आप अपने से कैसे लिख सकते हो, जैसे कि यह करवक चैप्टर है जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी, तो आपको सबसे पहले मेरा वो क्लास देखना होगा जिसमें कि हम आपको टोटल इसका हिंदी अर्थ पढ़ाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखिएगा तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप यूट्यूब से ही करो, कुछ आपको अपने से करना होगा। लेकिन आप अपने से नहीं कर सकते हो तो मेरा क्लास जाकर आप लोग देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं। देखिए क्या है,
इस पार्ट का संसारण, जैसे कि जो कभी मलिक मोहम्मद जैसी है वे थोड़ा क्या है, थोड़े रूप से रूपमान नहीं है, ठीक है, वे अंधे हैं और उनको चेचक होने के कारण ज़्यादा उन पर ज़्यादा बीमारी हो गया था, जिससे वो क्रूप है, एक आंख से वो देख नहीं पाते हैं। और कोई बादशाह जो लोग हैं वे बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी मलिक मोहम्मद जैसे वो विनम्रता, इनमें क्या है, कभी में एक विनम्रता स्वाभिमान से अपनी रूपहीनता और एक आंख अंधेपन की प्राकृतिक दृश्य घटनाओं को महिमामंडित करते हुए, ठीक है, उन्होंने उस करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण माना है, और गुणों को महत्वपूर्ण माना है। इसको बताते हुए उन्होंने इस बात को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे कि रूप की पूजा नहीं होती, गुण की पूजा होती है। और वह जो कवि मलिक मोहम्मद जैसी है, जो कि हमारे करवक चैप्टर के लेखक है, उन्होंने यही दर्शाया। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो सर आपको क्लास देंगे उस सर क्लास करते रहिएगा, और सुबह में 7:30 पर मेरा क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको एवरीडे 7:30 पर लाइव क्लास हिंदी का दिया जाता है, और रात 8 बजे मैथ क्लास दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।